गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेली। हम विजन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन हम विजन के डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जो इनसाइट के 10 क्वेश्चन आते हैं रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन करके, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दो पार्ट रहेंगे इस पूरे सेशन के। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी विद रेफरेंस टू द फेमस केशवानंद भारती केस, यू नो वेरी वेल। अभी जो केशवानंद भारती के जो थे उनकी डेथ हो चुकी है। ये पहले हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, पहली बात। तो दूसरी बात है केरला से लोग क्या करते थे एंड अभी ये इनकी डेथ हो चुकी है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली बिकॉज ऑफ द केशवानंद भारती केस 1973। इसमें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता, मतलब ये फैक्ट प्रूवन फैक्ट है कि यहाँ पे 13 मेंबर बेंच बैठी थी, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट है। खैर, हम अपने पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द फेमस केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपको करेक्ट बताना है। ओके, पहले जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पूछ देख लिया जाए क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है या नहीं पूछा गया, मतलब नॉट करेक्ट पूछा गया। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इट सेज इन दिस केस द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो कंसेप्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट केस बाय केसेज पे डिटरमाइन करता है, क्या ये इसी केस के बाद आया था? नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेड लाइक दैट। सेकंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट द वर्डिक्ट दैट इट हैड प्रोनाउंस्ड इन द गोलकानाथ केस। मतलब ये है जो गोलकानाथ केस हुआ था 1967 और ये सेकंड हाईएस्ट बेंच थी, 11 मेंबर की बेंच हुआ करती थी। एंड इसमें जो भी बोला गया था क्या उसको अपहेल्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस केस के अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर। नंबर थर्ड स्टेटमेंट, क्या ये 13 जज बेंच केस है वाज कंसिडर्ड डिसाइड अपॉन द केस। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो यहाँ पे केशवानंद भारती केस के बारे में पूछा गया। पहला को था आपको बेसिक स्ट्रक्चर, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ले डाउन किया गया था। नंबर सेकंड पूछा गया था क्या इन्होंने गोलकानाथ केस को अपहेल्ड किया था। नंबर थर्ड कि 13 जज बेंच केस हुआ करती थी। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक आपने सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के ये एक चचेरे भाई हुआ करते थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद ये गद्दी पे संभाले थे। एंड इन्होंने पूरी कोशिश, बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो भी राज्य सीसीड हो रहे थे उनको दोबारा से दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड किया जाए। खैर, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे रूलर माने जाते हैं। वैसे ही एस्टेब्लिश फर्म कंट्रोल ऑफ बंगाल, क्या इन्होंने बंगाल के फर्म कंट्रोल किया था। मैंने कहा था इनके लिए जाना जाता है कि जो क्षेत्र छूट रहा था ये छोड़ते ही चले गए थे। इन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की कि अपने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने की, बल्कि इन्होंने जितना भी एरिया इनके पास था उसको मेंटेन करने की कोशिश की ताकि दूसरी पार जो है इनका जितना भी एरिया बचा उसको कैप्चर ना कर रहे। खैर, और इन्हीं के टाइम पे ही जौनपुर जो है उस वक्त का जो हमारा सिराज ऑफ इंडिया भी जिसको बोला जाता है, तो इनके टाइम पे ही वो बना था। एनीवे, ही डिसरिगार्डेड द एडवाइस ऑफ द उलेमा, क्या उन्होंने उलेमा की जो विचार हुआ करते थे उसके विपरीत जाकर काम किया था। क्या स्टेटमेंट सही है। नंबर थर्ड, ही अबॉलिश्ड स्लेवरी, क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर नन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले एज अ राइवल ऑर्गेनाइजेशन टू द पूर्ण सार्वजनिक सभा। समझ में, देखो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। एंड क्यों बनाई गई थी? क्योंकि पूर्ण सार्वजनिक जो सभा थी उसको अपोज करने के लिए। फर्स्ट उस जो ऑर्गेनाइजेशन है डेक्कन सभा, सेकंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, नंबर थर्ड प्रार्थना सभा, नंबर फोर्थ है सोशल सर्विस लीग। समझ में? ओके, आगे अगैन रिपीट द क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर लेड डाउन बाय द गोपाल कृष्ण गोखले एज अ राइवल ऑर्गेनाइजेशन टू द पूर्ण सार्वजनिक सभा। फर्स्ट है डेक्कन सभा, सेकंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, नंबर थर्ड है प्रार्थना सभा, नंबर फोर्थ है सोशल सर्विस लीग। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अभी ये न्यूज़ में हुआ करती थी, राइट? ओके, इज अ पायनिंग इनिशिएटिव ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस इनिशिएटिव ऑफ। समझ में? देखो बच्चे, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है वो यू नो वेरी वेल ये एक किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। इसका एम यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज होती है उसको इंटरनेशनल आर्निया से अपने आप को बचाया जा सके। मतलब उसको हमारी जो नॉलेज है दूसरे कंट्री के जो फॉरेनर होते हैं, दूसरे कंट्री के जो पर्सन होते हैं वो हमारी नॉलेज पे पेटेंट ना ले ले। तो इस वजह से ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो आपको बताना किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। आपको फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नंबर थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर CSIR के द्वारा, नंबर फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कोलैबोरेशन किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 1905 में बना था। एनीवे,
तो आपको ये समझ में आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टेरी के बारे में। द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कि ये ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्या स्टेटमेंट सही लग रही है आपको? सेकंड, इट इज डेवलप्ड बाय द ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, यह आपने सुना होगा। वैसे FAO का इनिशिएटिव है, अच्छा, रेटिंग सिस्टम फॉर द बिल्डिंग इन इंडिया। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। मतलब ये है जो हमारी कंट्री में ग्रीन सिस्टम है ये इंप्लीमेंट कर रहा है, जो एक इनिशिएटिव है FAO का। एंड क्या ये ऑटोनमस बॉडी है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे गिवन ऑप्शन के हिसाब से सही है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन। अगर हम पहले ऑप्शन या फिर पहले क्वेश्चन के आंसर पे चलें तो केशव भारती केस के बारे में आपसे पूछा गया था, क्या ये यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था? बिल्कुल सही बात है। डिफाइन तो अभी भी नहीं किया, लेकिन केस बाई केस पे ये डिफाइन किया जाता है। द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे इनिशिएट किया गया था। कब का केस है? 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी केस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है इस डॉक्ट्रिन के तहत। किस डॉक्ट्रिन? तो बेसिक स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया था? केशव भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको डिफाइन कौन करता है बेसिक स्ट्रक्चर? आपका सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है, राइट। सेकंड, अगर हम स्टेटमेंट पे चलें, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वर्डिक्ट दैट इट हैड प्रोनाउंस्ड इन द गोलकनत केस। ये बिल्कुल गलत बात है। जो गोलकनत केस में बोला गया था, क्या था उसका मेन फाइंडिंग? उसने बोला था कि जो पार्लियामेंट है एज पर आर्टिकल 368 उसमें सिर्फ प्रोसीजर लिखा गया किस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि पार्लियामेंट अथराइज है उस अमेंडमेंट को करने के लिए। तो गोलकनत केस ने बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 368, मतलब बाई यूजिंग आर्टिकल 368। तो क्या इसमें इसको अपहेल्ड किया गया था? नहीं बच्चे, इसमें इसको बिल्कुल भी बोला गया था कि बिल्कुल जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, लेकिन क्या चेंज नहीं कर सकती, उसको ध्यान रखना होगा हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। नंबर थर्ड, अगर हम देखें क्या 13 जज बेंच केस है, बिल्कुल सही बात है बच्चे, इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड केस हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं जो फिलहाल यहाँ पे डिटेल में दे रखा है विजन के द्वारा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द केस ऑफ द केशव भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज लैंडमार्क केस, यू नो वेरी वेल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक न्यू डेफिनेशन रख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि किस तरीके से हमारे केस चेंज होने वाले हैं। द मेजोरिटी डिसीजन ऑफ गोलकनत केस इज नॉट करेक्ट एंड शुड बी ओवररूल्ड। द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट अपहेल्ड द वर्डिक्ट इट हैड गिवन टू द गोलकनत केस ऑफ 1967। द वर्ड अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 में ब्रॉडली अथराइज किया गया था, ये आप देख लीजिए। इसी के तहत 24-25 जब गोलकनत केस ने कह दिया कि जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 को चेंज नहीं कर सकती है, तो हमारी पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड करती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24 इन विच दे सेड पार्लियामेंट, मतलब उन्होंने 368 में ही प्रोसीजर जो अथराइज कर दिया पार्लियामेंट को, वो चेंज कर सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो आपको तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो कौन से की अगर हम बात करें, क्या है इन्होंने अबॉलिश किया था स्लेवरी को? नहीं, ये हम अकबर के साथ जोड़ के देखते हैं, अकबर के साथ या फिर एलन ब्रो के साथ अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो, है ना। और एंशियंट टाइम में अशोका के साथ थोड़ा बहुत रिलेट किया जा सकता है। इवन जो मैगस्थनीज थे उन्होंने भी बोला था कि इंडिया के अंदर स्लेवरी प्रेजेंट नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो हिस्टोरियन है इस पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। यस, वी आर नॉट कंप्लीट स्लेवरी बट यस अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ स्लेवरी इटसेल्फ है, जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे जियोग्राफी, हमारी हिस्ट्री से कहीं ना कहीं लिंक हुआ करती थी। नंबर सेकंड, ही रिगार्डेड द एडवाइस ऑफ द अलीमा, नहीं, ही डिसरिगार्डेड नहीं बचे, इन्होंने रिगार्ड किया, मतलब इन्होंने रिस्पेक्ट किया था उलेमा जी की जो भी वाणी हुआ करती थी, जो उनकी विचारधारा हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जितने भी टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 23 टैक्स हुआ करते थे उनको हटा के 4 टैक्स लेकर आए थे। फॉर एग्जाम्पल खमास हो गया, जजिया हो गया एंड कुछ खराज हो गया, एक होता है कसरत, कुछ ऐसा ही करके ये इस्टेब्लिश फ्रॉम द, नहीं मैंने बोला था बच्चे बंगाल या कोई भी अगर इन जनरल भी अगर वो बात पूछ ली जाए फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक ने कभी भी कोशिश नहीं की किसी और, मैं पहली बात तो सेंट्रलाइजेशन करने की या फिर दूसरी टेरिटरी को मिलाने की अपनी दिल्ली सल्तनत के अंदर में, ठीक है। और जो इसके पास था उसी को मेंटेन किया। उसमें 300 बोला जाता है कि 300 से ज़्यादा पेड़ों को गठन किया गया, कैनाल सिस्टम बनाया गया और बहुत सारे शहर बसाए गए। फॉर एग्जांपल हिसार, फिरोजपुर, ऐसा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो टोपरा है अम्बाला में पड़ता है हरियाणा के अंदर, उसको मंगाया गया था दिल्ली के अंदर इन्हीं के द्वारा ही, टोपरा और ये फिरोज शाह कोटला वाला जो स्टेडियम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज फाउंडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले एज द राइवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पूर्ण सार्वजनिक सभा। देखो बच्चे, जो गोपाल कृष्ण गोखले है ना, एक मॉडरेट हुआ करते थे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने औरंगजेब का दर्जा दिया था कर्जन को, ये भी याद रखिएगा। नंबर थर्ड, गोखले जो है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं। उनका बहुत मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से हमें आज़ादी लेनी चाहिए, मतलब या फिर न्यू सेल्फ गवर्नमेंट टाइप ऑफ सिस्टम बनना चाहिए। खैर फिलहाल हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले एज राइवल ऑर्गेनाइजेशन टू द पूर्ण सार्वजनिक सभा। तो आंसर डेक्कन सभा हो जाएगा, डेक्कन सभा। एंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, ये भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी, गोखले का नाम ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर और जो आपकी प्रार्थना सभा है उसका नाम MG रनाड़े और पांडुराम है ना,
इसे और सोशल सर्विस लेगी तो पूछा भी गया 1908 के अंदर जो एन एम जोशी है शायद उन्होंने इसकी गठन की थी, शायद EPFO का आपकी बार का क्वेश्चन भी रहा है। खैर अगर हम आगे चलो यहाँ पे डेक्कन सभा करके आपको याद रखना प्लीज़, इसमें क्या डिटेल की जाए, इतनी ज़्यादा है आप याद भी नहीं रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी नो वेरी वेल। ये अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं या फिर हमने अभी इसको कंसोलिडेट कर दिया किसमें, आयुष में। आयुष का मतलब क्या है, AYUSH, मतलब A फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, यू आयुष, H फॉर होम्योपैथी, वाई फॉर ये फिलहाल मैं भूल रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही इसमें इनरोल्ड है। एंड साथ ही साथ जो CSIR है उसके साथ समझौता या फिर एग्रीमेंट किया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते, इतना ज़्यादा नहीं जानना है, आगे बढ़े। आपको गया सिर्फ आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल करके अगर मेंस में लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल करके यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, और या फिर अगर प्रीलिम्स है तो उसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद मैंने पूछा था ट्राई के बारे में, क्या ये ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एंड रिन्यूएबल के तहत, तो ये गलत बात है बच्चे। एंड इट इज डेवलप्ड बाय गृहा, हमारी कंट्री के अंदर जो गृहा सिस्टम है डेवलप तो FAO के द्वारा किया गया, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट करने वाला कौन है, ट्राई है, जिसकी स्थापना 1974 में मानी जाती है। दो ट्राई है, एक तो ट्राई तो ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, जो दूसरा ट्राई है डेट इज रिलेटेड टू वट, डेट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें DTH सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने का काम वो करता है ना। तो यहाँ पे 1974 करके याद रखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फर्स्ट गलत है, क्यों देख लें। ट्राई की जब हम बात करते हैं एक इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करता है, पॉलिसी बनाता है, कंसल्टेंट करता है, मतलब डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कंसल्टेंसी यही करता है, एंड इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है प्रमोट करने के लिए एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स हो सके, इंक्रीजिंग एक्सेसिंग अपटेक ऑफ द सस्टेनेबल इनपुट एंड प्रैक्टिसेस। एंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेकंड ऑल्सो ट्रू बिकॉज ट्राई हैज डेवलप्ड बाय गृहा। आगे बढ़े, आपको गए इसमें लेट्स सी द क्वेश्चन इनसाइड के क्वेश्चन देख ले रहे हैं। RTM 9th, अच्छा ये आपको एक मैं जगह की बता दें, तवांग जो बच्चे अरुणाचल प्रदेश के अंदर न्यूज़ में, तो ये है कहाँ पे, यू कैन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं इसकी कैपिटल ईटानगर है, एंड तवांग मोनास्ट्री है जो लार्जेस्ट मोनास्ट्री है इंडिया के, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड पटोला जो प्लेस है लहासा तिब्बत में पड़ता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से पटोला डांस अभी स्टार्ट किया गया था असम सरकार के द्वारा ताकि कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आम जन को पहुँचाई जा सके। इसी तरीके से आपसे चार आइलैंड बांग्लादेश में है, अभी न्यूज़ में आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे रोहिंग्या को बसाने की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम इनसाइड के 10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू इज राइट टू एजुकेशन। यस बिल्कुल राइट टू एजुकेशन आपसे पूछा जा रहा है किस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया, सब पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2003 डेट इज इम्प्लीमेंटेड इन 2009 में ये इंप्लीमेंट हुआ था, जहाँ पे 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात की जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि फॉरनर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मैं इंडियंस की बात करूँ तो कौन कौन से आर्टिकल है जो इम्प्लीमेंट होते हैं, 15, 30 और 16, 29 और एक हो रहा है 19। तो ये जो 5 आर्टिकल हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही मिले हुए हैं। बाकी यू कैन से 15 की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी की बात की जाती है, मतलब भेदभाव करने की बात भी की जाती है इसी के अंदर। और 30 की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें अधिकार मिलता है कि हम जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्थापित कर सकते हैं, एंड जो माइनॉरिटी है उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपना मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको बनाया जा सके। इसी तरीके 16 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ वी टॉक इट अबाउट, तो आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। आर्टिकल 29 में ये देख लीजिएगा आप है ना, 19 में आपका फ्रीडम है बोलने से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं विद रेफरेंस टू द डिजिटल डिवाइड इन, यस बिल्कुल सही बात है। हमारी कंट्री के अंदर डिजिटल डिवाइड ही नहीं है बल्कि हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड भी है, जहाँ पे हम अपनी कंट्री को भारत और इंडिया के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। भारत की परिभाषा देते हैं हम जो गाँव में रहते हैं, जिसमें हम 70% ऑफ पॉपुलेशन को काउंट करके चलते हैं। एंड जब इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी सिटीज़ वाला जो शहर है जिसमें 30 30% ऑफ द पॉपुलेशन इसका जो है उसको ऐड किया जाता है। पहली स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट है देयर इज नो अर्बन या फिर रूरल डिवाइड एंड इंट्रा स्टेट डिजिटल डिवाइड। कैसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं है बच्चे, कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड या फिर कहीं किसी भी डिवीजन तो हमेशा ही रहेगा। सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी होने की वजह से डिवीजन रहेगा या फिर डिवीजन की वजह से इनइक्वालिटी होती है, तो ये अपने आप में एक अच्छा रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स मोर देन 75% ऑफ द ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन द कंट्री आर इन द टॉप 30 सिटीज। तो यस ये पॉसिबल हो सकता है। नॉलेज डिवाइड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विद द डिजिटल डिवाइड। क्या आपका नॉलेज डिवाइड हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं डिजिटल डिवाइड? मतलब ये है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो आपके पास डिजिटल डिवाइड होने के चांसेस कम है। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है कि क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो फर्स्ट को आपको हटाना है, तो सी तो वैसे हटा सकते हैं और ए को हटाया जाए। कल से मैं इसका आंसर नहीं लेके आऊँगी। तो थर्ड की अगर मैं बात करूँ, नॉलेज डिवाइड इज डायरेक्टली विद द डिजिटल डिवाइड। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे आपकी नॉलेज कितनी है आपके बारे में, तो कितनी इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज है, कितनी आसपास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है
कितनी आपके पास है, कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली रेट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ बशान 4 आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने बताया अभी बे ऑफ बंगाल के अंदर ये लोकेटेड है। और यहाँ पे रोहिंग्या को बसाने की बात की जा रही है। बशान 4 आइलैंड स्पेशल डेजिग्नेट टू अकोमोडेट करने के लिए 1 लाख रोहिंग्या। लेकिन यहाँ पे एक खतरा मंडरा आता है, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश का सीजन आता है कब आता है बताइए, जून के महीने में। जून जुलाई अगस्त 4 महीने रहते हैं, अगस्त सितंबर तक, मतलब अगस्त तक चला ही जाता है वैसे तो, सितंबर का थोड़ा सा महीना, तो ये बिल्कुल डूब जाता है। अच्छा, हु फ्लैट देयर, और रोहिंग्या कौन सी कम्युनिटी है? तो ये आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है। कहाँ पे? म्यांमार के अंदर। कौन से प्रांत में? तो साउथ ईस्ट वाला जो उनका प्रांत है ना, उसके अंदर। और इट इज़ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल अबाउट 6 किलोमीटर। इनसे रिलेटेड एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो आपकी दिनेश सिद्दीकी हुआ करते थे, जो रूटर के तालिबान से लड़ते हुए मारे गए थे, एक्चुअली उन्होंने इसी केस को सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया गया था। मतलब उनको ना पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने रोहिंग्याज को अच्छी तरीके दर्शाया था कि उनकी कंडीशन रियल में क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो OECD या फिर G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील के बारे में बात की जा रही है। OECD यू नो वेरी वेल, यहाँ पे 7 या फिर 9 कंट्री आते हैं ना, देख लीजिए कितने कंट्री आते हैं फिलहाल में बोल रहे हैं, लेकिन G20 यू नो वेरी वेल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसको बनाया गया था। इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील कंसिडर फॉलोइंग, ठीक है भाई। इट कंसिस्ट ऑफ द रीएलोकेशन ऑफ द एडिशनल, पहली बात है ना, जो आपका क्वेश्चन है उसका जो मेन पॉइंट क्या है, OECD ठीक है। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूसिव है, फ्रेमवर्क है, टैक्स है और डील है। इट कंसिस्ट ऑफ रीअलोकेशन द एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द मार्केट जुरिडिक्शन, समझ में। मतलब जो भी आपका एडिशनल शेयर है प्रॉफिट का मार्केट के जुरिडिक्शन के अंदर, वो सभी में एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। इट डिड नॉट प्रायोरिटाइज द इशू द मिनिमम टैक्स हैंड सब्जेक्ट टू टैक्स रूल। तो बोलते हैं कौन सा यहाँ पे सही है? सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही है। 2 पिलर सोल्यूशन की यहाँ पे बात की जा रही है। डिलीवर टू द G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग एट वाशिंगटन DC ऑन 13 अक्टूबर, देन G20 मीटिंग रोम एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब यहाँ पे 2020 आर एमिंग एट साइनिंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन इन 2022 विद द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन 2023। मतलब यहाँ पे कुछ एक बड़ा ही निर्णय निकल कर आने वाला है। The proposed solution of the 2 countries pillar, one which is the about reallocation of additional share of the profit to the market jurisdiction, and pillar 2 consisting of the minimum tax and subject to टैक्स रूल। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम OECD की बात करते हैं, अब ज्ञान से OECD के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो पर देख ले। यह कि इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 73 कंट्री मेंबर आपको लगता है OECD के हमारे सामने बहुत बार रिपोर्ट आती है। 73 बिल्कुल गलत बात है बच्चे, इसमें मेरे हिसाब से 9-10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। इट वॉज फाउंड इन 1961 टू फॉर्मुलेट या स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्ल्ड ट्रेड। मेरे हिसाब से हाँ ये हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं। क्यों? क्योंकि ये तब बनाया गया था जब आपका वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो गया था, पूरी की पूरी कंट्री कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई थी। लेकिन उस वक्त इसका नाम कुछ और हुआ करता था। 1961 में अपग्रेड कर दिया गया था इसको, कि जहाँ पे जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उसको रीबिल्ड किया जा सके। नंबर 3 अगर हम देखें तो हेडक्वार्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। क्या इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर लोकेटेड है? तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड सही है बच्चे। क्या इसमें 73 मेंबर है? बिल्कुल गलत बात है। अगर फर्स्ट को हटाओगे तो ये इससे आप आंसर निकल रहा है। सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। ये कि 1961 में फाउंड की गई थी। मैंने कहा इससे पहले दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी कि वर्ल्ड वार सेकंड के जो भी लॉस हुआ है उसको रिफर्बिश किया जा सके, है ना। और इसके लिए आपका अटलांटिक डिक्लेरेशन भी आया था। इट द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। तो ये भी सही है। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस और फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाए। आगे बढ़े आपको ये इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का। ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे जो बिग कंपनीज होती है टैक्स हेवन कंट्री में जाके अपना टैक्स बचा लेती है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट गिवन ऑप्शन के हिसाब से सही है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, द मल्टीपल ऑपरेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज। क्या यहाँ पे मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है रिसोर्स रिच रीजन के अंदर अपना प्लांट सेटअप करती है, लेकिन बैकवर्ड एरियाज़ के नहीं, और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दे दी जाती है। क्या ऐसा सिचुएशन? नंबर सेकंड हम देखें तो यहाँ पे टैक्स इवेजन जो मल्टीनेशनल कंपनीज करती है उसको कर्व करने की कोशिश की जाती है। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड नेक्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, जहाँ पे टैक्स इवेजन किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा ताकि वो टैक्स कम पे किया जा सके, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। अब की बार का UPSC का 2021 का क्वेश्चन ये रहा था कि मान लीजिए अगर ब्लैक मनी अगर बढ़ती है तो वट इट्स इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी। मतलब क्यों जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, मतलब क्यों उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसी टाइप के जो आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है ऐसे ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी आप देख लीजिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको कंसीडर करना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वाइजेशन प्रोग्राम एक डेडिकेटेड लिक्विडिटी विंडो है जहाँ पे RBI बाय करेगा सॉवरेन पेपर टू इन्फ्यूज कैश इनटू द बैंकिंग सिस्टम। मतलब ये है कि जो RBI है वो सॉवरेन पेपर को इशू करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी को इन्हांस किया जा सके, जो आम पर्सन है उसके हाथ में पैसा हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे एक्वाइज की जाएगी। नंबर सेकंड हम देखें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वन ऑफ द क्वांटिटी मॉनेटरी पॉलिसी टूल। तो मतलब जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब RBI करते हैं, तो एक क्वांटिटी मॉनेटरी पॉलिसी का एक
टूल है। तो ये तो सही है, दोनों के दोनों में से यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वाइजेशन प्रोग्राम एक डेडिकेटेड लिक्विडिटी विंडो थ्रू विच RBI बाय करता है क्या सोवरेन पेपर, ताकि इन्फ्यूज़ किया जा सके पैसा इनटू द बैंकिंग सिस्टम। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वन ऑफ द क्वांटिटी मॉनेटरी पॉलिसी टूल। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। ओपन मार्केट जो